समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापटी ने सहमत। पिछले हफ्ते खबर ने सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं एक तरह का बवाल ही मचा दिया। हाँ बिल्कुल। हेडलाइन कुछ ऐसी थी, राजस्थान के एक गांव में महिलाओं और लड़कियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया और बस ये खबर आग की तरफ फैल गई, हर तरफ हंगामा। और जैसा अक्सर होता है ऐसी सनसनीखेज कहानियों में हेडलाइन के पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकलती है। वही बात, हेडलाइन शोर तो बहुत मचाती है लेकिन पूरी कहानी नहीं बताती। बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। हमारे पास कुछ न्यूज रिपोर्ट्स हैं, कुछ जमीनी बयान भी हैं और इनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के जालौर जिले में आखिर हुआ क्या था। जी। मतलब हमारा मकसद सुर्खियों के पार जाकर उस पूरी तस्वीर को देखना है जहां से ये सब शुरू हुआ और जहां आकर ये खत्म हुआ। और ये समझना वाकई दिलचस्प होगा, क्या ये सच में पाबंदी थी या सिर्फ एक सलाह? हाँ यही सवाल है। और इसे लाने के पीछे की वजह क्या थी और सबसे जरूरी इतनी जल्दी से वापस क्यों ले लिया गया। ये पूरा मामला एक तरह से एक छोटे से समाज का फैसला, सोशल मीडिया की ताकत और फिर उसी समाज के सुधार करने की क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये सब कब और कहाँ हुआ और ये फैसला आखिर था क्या? तो देखिए, तारीख थी 21 दिसंबर, जगह थी राजस्थान के जालौर जिले का गाजीपुर गांव। गाजीपुर गांव, ठीक है। और ये फैसला सुनाने वाले लोग थे चौधरी समाज की सुधा माता पट्टी के पंच। मतलब ये कोई सरकारी आदेश नहीं था बल्कि एक सामाजिक, एक सामुदायिक स्तर पर लिया गया फैसला था। अच्छा, तो इसका असर कितने लोगों पर पड़ने वाला था? इसका असर करीब 15 गांवों पर पड़ना था। 15 गांव? तो ये एक सरकारी कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक नियम बनाने की कोशिश थी। और नियम था क्या? क्या वाकई स्मार्टफोन पूरी तरह से बैन कर दिया गया था? नहीं, बैन शब्द शायद यहाँ सही नहीं होगा। अच्छा। हाँ, जो दस्तावेज सामने आए हैं उनमें से एक प्रस्ताव या कह सकते हैं एक सलाह कहा गया है। सलाह? जी। इसके कुछ मुख्य बिंदु थे। पहला ये कि समाज की महिलाओं और लड़कियों को ये सलाह दी गई कि वे स्मार्टफोन की जगह सादे कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करें। सिर्फ सलाह, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं? हाँ, भाषा तो यही कहती है। दूसरा बिंदु था कि जो लड़कियां स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं, हाँ, वो घर के अंदर सिर्फ पढ़ाई के मकसद से मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब रील्स देखने या सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं। ओके, ये भी एक बिंदु था। और तीसरा, शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रमों या पड़ोसियों के घर जाते समय मोबाइल फोन साथ न ले जाने का सुझाव दिया गया था और इस सब को 26 जनवरी से लागू करने की योजना थी। तो यहाँ भाषा का खेल बहुत अहम है। आप बार बार सलाह और सुझाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बाहर की दुनिया में खबर बैन और पाबंदी की चल रही थी। और यहीं पर सारी गलतफहमी की जड़ है। देखिए, एक पारंपरिक समाज में जब पंच कोई सलाह देते हैं तो उसका वजन एक आम मशवरे से कहीं ज्यादा होता है। सही बात है। उसे लगभग एक नियम की तरह ही देखा जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर वो एक आदेश नहीं होता। बाहरी दुनिया ने इसे फरमान के तौर पे देखा, जबकि शायद समुदाय इसे एक दिशा निर्देश की तरह देख रहा था। ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंचों को ये सलाह देने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। हमारे सूत्रों के मुताबिक पंच नथाराम चौधरी ने साफ किया कि इस प्रस्ताव की शुरुआत पुरुषों की तरफ से नहीं हुई थी। एक मिनट, क्या मतलब ये फैसला पुरुषों ने महिलाओं पर थोपा नहीं था? तो फिर ये विचार आया कहाँ से? ये विचार समाज की ही महिलाओं की शिकायतों से आया था। कई महिलाएं पंचों के पास ये शिकायतें लेकर पहुंची थीं कि उनके बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं। अरे वाह, मतलब ये पूरा मामला महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि बच्चों को लेकर था। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। क्या शिकायतें थी उनकी? वही कहानी जो आज शायद हर दूसरे घर में चल रही है। महिलाओं का कहना था कि बच्चे स्कूल से आते ही मोबाइल फोन में घुस जाते हैं, ना तो वो ढंग से खाना खाते हैं, ना होमवर्क करते हैं और ना ही बाहर खेलने जाते हैं। तो ये सिर्फ स्क्रीन टाइम की चिंता नहीं थी? नहीं, इससे ज्यादा थी। उनकी चिंता ये भी थी कि मोबाइल पर ऐसे ऐसे वीडियो, गेम्स और एप्स आ गए हैं जो बच्चों की आंखों और दिमाग दोनों पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं।
तो असल चिंता बच्चों के भविष्य की थी। ये फैसला महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, बल्कि स्मार्टफोन के बढ़ते एडिक्शन से बच्चों को बचाने की एक कोशिश थी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक सार्वभौमिक समस्या का बहुत ही स्थानीय समाधान था। बच्चों पर स्क्रीन टाइम का असर, ये चिंता सिर्फ जालौर के उन 15 गांवों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन, हर जगह के माता पिता की चिंता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर समाज इस समस्या से अपने तरीके से निपटने की कोशिश करता है। ये बात तो आपने 100% सही कही। शहरी परिवार शायद बच्चे के फोन में पेरेंटल कंट्रोल एप्स लगाते हैं या वाईफाई का पासवर्ड बदल देते हैं। हाँ, या स्क्रीन टाइम की लिमिट तय कर देते हैं। सही। शायद उस ग्रामीण समाज के लिए ये सामुदायिक नियम ही उनका पेरेंटल कंट्रोल टूल था, है ना? एकदम सही तुलना है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक पारंपरिक समाज एक बहुत ही आधुनिक समस्या यानी डिजिटल एडिक्शन को अपने पुराने सामाजिक ढांचे के जरिए हल करने की कोशिश करता है। नियत तो शायद सही थी। नियत शायद बच्चों को बचाने की थी, लेकिन उन्होंने जो तरीका चुना वो आज के दौर में विवादित होना ही था। उन्होंने समस्या की जड़ यानी बच्चों के फोन इस्तेमाल को सीधे संबोधित करने के बजाय माताओं के फोन को निशाना बनाया। और यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इरादा चाहे कुछ भी हो, जब खबर बाहर आई तो उसका मतलब कुछ और ही निकाला गया। हाँ, जैसे ये खबर मीडिया और खासकर सोशल मीडिया तक पहुंची, एक तूफान खड़ा हो गया। लोगों ने इसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना। कहानी बस एक लाइन में सिमट कर रह गई। पिछड़े राजस्थान में महिलाओं के मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा दी गई, बस यही। इसे एक प्रतिगामी मतलब जमाने के खिलाफ जाने वाला फैसला बताया गया। एक ऐसा कदम जो महिलाओं को 21वीं सदी से वापस ढकेलकर अंधेरे में ले जा रहा है। लोगों ने कहा कि ये पितृसत्ता की एक और मिसाल है, जहां पुरुषों को महिलाओं की आजादी बर्दाश्त नहीं हो रही। और यहीं पर इरादे और धारणा के बीच का वो फासला साफ दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। समुदाय के नेता कहते रहे कि ये बच्चों के भविष्य के लिए है, लेकिन डिजिटल दुनिया ने इसे महिलाओं के अधिकारों पर हमले के रूप में देखा। ये दिखाता है कि आज के दौर में किसी भी बात की फ्रेमिंग कितनी मायने रखती है और इंटरनेट पर संदर्भ कितनी जल्दी गायब हो जाता है। संदर्भ तो पूरी तरह से ही खो गया। हाँ, एक पल में जो बच्चों की चिंता पर हो रही स्थानीय चर्चा थी, वो अगले ही पल महिलाओं के अधिकारों पर एक राष्ट्रीय बहस में बदल गई। एक समुदाय की आंतरिक चिंता को पितृसत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बना के पेश कर दिया गया, और इस जबरदस्त ऑनलाइन गुस्से का असर भी हुआ होगा। असर हुआ और बहुत तेजी से हुआ। इस तीव्र और चौतरफा विरोध को देखते हुए समुदाय के पंचों ने फौरन कदम उठाए। बुधवार को यानी प्रस्ताव रखने के कुछ ही दिनों के अंदर गाजीपुर गांव में फिर से पंचों की बैठक बुलाई गई। अच्छा, इतनी जल्दी? और उस बैठक में क्या हुआ? क्या उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया? बिल्कुल नहीं। उस बैठक में सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। रद्द ही कर दिया? हाँ, पूरी तरह से। जिस प्रस्ताव को 26 जनवरी से लागू किया जाना था, उसे दिसंबर में ही वापस ले लिया गया। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब उन्होंने मान लिया कि उनसे गलती हुई। क्या उन्होंने कोई वजह बताई इस फैसले को वापस लेने की? हाँ, पंचनाथ राम चौधरी और सामाजिक अध्यक्ष सुजना राम चौधरी दोनों ने ही मीडिया में आके स्थिति साफ की। उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली कि ये केवल 1 महीने के लिए एक सुझाव था, एक ट्रायल की तरह, ये देखने के लिए कि क्या हालात सुधरते हैं। हाँ। दूसरी कि इस पर कोई जबरदस्ती नहीं थी और इसे तभी लागू किया जाना था जब समाज के सभी लोग इस पर राजी होते। और सबसे जरूरी बात क्या थी? सबसे जरूरी बात उनके एक बयान में छुपी है। उन्होंने कहा, जब समाज को यह फैसला अच्छा नहीं लगा तो इसे लागू करने से पहले ही वापस ले लिया गया। ये एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है। हाँ, ये तो है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोई तानाशाही फैसला नहीं था जिसे हर हाल में लागू करना ही था। उन्होंने जनता की आवाज सुनी। बिल्कुल। ये वापसी हमें उस सामुदायिक ढांचे के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये कठोर अपरिवर्तनशील व्यवस्था नहीं है जैसा कि बाहर से लग रहा था। ये एक प्रतिक्रियाशील यानी रिस्पॉन्सिव नेतृत्व को दिखाता है। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, समाज के अंदर और बाहर से मिली प्रतिक्रिया को सुना, उसे समझा और उस फीडबैक पर तुरंत कार्रवाई की। तो ये एक तरह से जमीनी स्तर के लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है, कह सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनका समाधान भले ही नेक इरादे से हो, समाज को मंजूर नहीं है और उन्होंने उसे बदलने में कोई अहंकार नहीं दिखाया। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़ के देखें तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। पहली बात, ये एक सख्त बैन नहीं बल्कि एक सुझाव था। सही। दूसरी, ये महिलाओं को दबाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों के स्क्रीन टाइम की एक वास्तविक चिंता से उपजा था। तीसरी बात, इसे बाहरी दुनिया ने गलत समझा और इसे महिलाओं की आजादी पर हमले के रूप में देखा। और चौथी और शायद सबसे अहम बात ये कि जैसे ही समुदाय को एहसास हुआ कि ये विचार सही नहीं है, उन्होंने बिना किसी देरी के उसे वापस ले लिया। बिल्कुल। तो असल में ये कहानी एक प्रतिबंध की नहीं
बल्कि एक संवाद की है। एक ऐसा संवाद जो शायद बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के दबाव में बहुत ही सार्वजनिक रूप से समाप्त हुआ। हाँ, ये एक समुदाय के अपनी ही एक समस्या से जूझने और फिर रास्ते को दुरुस्त करने की कहानी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये घटना दरअसल एक बहुत बड़ी और वैश्विक बातचीत का एक छोटा सा रूप है। दुनिया भर में पारंपरिक समाज टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, वो भी उन्हीं मुद्दों से जूझ रहे हैं जिनसे हम और आप जूझ रहे हैं। स्क्रीन टाइम, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान। पहले कहा, एक शहरी परिवार इस समस्या का तकनीकी समाधान खोजेगा, वहीं एक ग्रामीण समुदाय ने इसे एक सामाजिक समाधान के जरिए हल करने की कोशिश की, जो भले ही असफल रही। हाँ, और दोनों ही तरीकों का लक्ष्य एक ही है, टेक्नोलॉजी के नकारात्मक प्रभावों से अपनी अगली पीढ़ी को बचाना। ये घटना दिखाती है कि हर समाज अपनी सामाजिक सांस्कृतिक समझ और अपने पास मौजूद उपकरणों के हिसाब से समाधान खोजने की कोशिश करता है। कभी वो समाधान सही होता है, कभी गलत। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। इस पूरी घटना का केंद्र टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाने पर था, लेकिन एक सवाल जो बना रहता है वो यह है, प्रतिबंध से परे क्या? वो कौन से सक्रिय और सकारात्मक तरीके हैं जिनसे समुदाय, बच्चों और परिवारों के लिए टेक्नोलॉजी के रचनात्मक उपयोग का मार्गदर्शन कर सकते हैं, ताकि इसके नुकसान से बचते हुए इसके फायदों को अपनाया जा सके? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये पूरी बातचीत की दिशा को प्रतिबंध से हटाकर संतुलन की ओर ले जाता है। सही। शायद असली चुनौती चीजों को बैन करने में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाने में है। हो सकता है कि अगला कदम महिलाओं के फोन छीनना नहीं, बल्कि उन्हीं के हाथों में फोन देकर उन्हें डिजिटल साक्षरता सिखाना हो। अच्छा। उन्हें ये सिखाना हो कि वे कैसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और ज्ञानवर्धक कंटेंट ढूंढ सकती हैं। मतलब स्मार्टफोन को एक समस्या मानने की बजाय उसे समाधान का एक हिस्सा बनाया जाए। ये एक शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। कैसे एक स्मार्टफोन सिर्फ रील्स देखने का जरिया न रहकर सीखने, कमाने और दुनिया से जुड़ने का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। शायद यही वो बातचीत है जो अब जालोर के उन गांवों को और हम सभी को करने की जरूरत है। हाँ, प्रतिबंध एक आसान जवाब है और संतुलन खोजना मुश्किल काम, और असली प्रगति हमेशा मुश्किल काम करने से ही होती।